मैं भी साथ ही था। हम लोग खुशियां मना रहे थे। मैं भी उन खुशियों में बराबर का शरीक था। मैंने मिस्टर कॉर्नील को देखा। उनके बारे में मुझे मालूमात हासिल हो गई थी। ये ग्रेस्टोन के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अच्छी खासी शख्सियत का मालिक था ये शख्स। नस्लन क्या था ये मुझे नहीं मालूम था। बहरहाल अब मेरी वाकफियत भी उन लोगों से होती जा रही थी। हमें एक तवील सफर के बाद गोटेल की सरहद छोड़ना पड़ी और एक और छोटे से अफ्रीकी मुल्क में दाखिल होना पड़ा, जो बहरतौर इन लोगों के लिए खासा बेहतर साबित हुआ। ग्रेस्टोन की तरफ से हमें मुख्तलिफ होटलों में हमारे क़याम का बंदोबस्त किया गया। हमें तकरीबन 8 या 10 दिन गुजारने पड़े। मैंने एक मीटिंग में मिस्टर कॉर्नील से दरख्वास्त की कि मैं तिल अबीब जाने का ख्वाहिशमंद हूँ और वो छुट्टी जो सारडान के प्रोजेक्ट की तकमील के बाद मेरे लिए मंजूर की गई थी अभी से शुरू कर दी जाए। मिस्टर कॉर्नील ने होंठ सुकेड़ कर कहा, तमाम ही लोगों को उनके घर जाने की इजाजत दे दी गई है क्योंकि फिलहाल हमारे सामने कोई नया मंसूबा नहीं। आपको भी तिल अबीब में आपके नए काम के प्रोग्राम की इतला दे दी जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता कि ग्रेस्टोन का ऊंट किस करवट बैठेगा। चुनाचे आप तैयार हो जाइए, हम आपके लिए तिल अबीब जाने का बंदोबस्त कर देंगे। तकरीबन 6 अफराद मेरे साथ और शरीक हो गए और हमारी तादाद 7 हो गई। ये सब तिल अबीबी के बाशिंदे थे। मैंने इंतहाई चालाकी से उन सब से तारुफ हासिल कर लिया ताकि तिल अबीब एयरपोर्ट पर उतरते वक्त मैं किसी के लिए अजनबी न रहूं। अपने मंसूबे में मैं पूरी तरह मुतमईन था और अब इस सिलसिले में मैंने ज़हन को आजाद छोड़ दिया था। डेनिस पॉल गोल्डे की हैसियत से मैं तिल अबीब में पहुंच जाऊं, वहां कुछ अरसे पुरसुकून रहकर क़याम करूं और उसके बाद अपने नए काम का आगाज कर दूं। यही फैसला किया था मैंने। 8वें दिन में अपने साथियों समेत तिल अबीब की जानिब महवे परवाज था। मेरे साथी बेहद खुश थे और उन्हें खुश होना भी चाहिए था, इसलिए कि वो सब अपने अपने घरों को लौट रहे थे। सब लोग चहक रहे थे और तातीलात गुजारने के प्रोग्राम बना रहे थे। सितम यह था कि वो मुझे भी अपनी गुफ्तगू में शरीक रख रहे थे और क्यों ना शरीक रखते, उनके लिए मैं अली यार खान तो था नहीं, मैं तो डेनिस पॉल गोल्डे था। ग्रेस्टोन कंपनी में उनके साथ तवील अरसे काम करने वाला एक इंजीनियर। उनकी दानिश में तो मैं भी उन्हीं की तरह तवील अरसे बाद अपने घर वापस लौट रहा था। वो मुझसे ये तवक्को करने में हक़ बजानिब थे कि मैं उनका पूरा पूरा साथ दूं और मैंने उन्हें मायूस नहीं किया। मैं उन्हें मायूस कर भी नहीं सकता था। मायूस करना तो बहुत दूर की बात है, मैं उन्हें अपने किसी भी तर्ज अमल से मशकूक करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरी जरा सी बेहतियाती सारे किए धरे पर पानी फेर सकती थी। मुझे हर हाल में डेनिस पॉल गोल्डे की हैसियत से इसराइल में दाखिल होना था और उसके लिए जरूरी था कि मैं किसी को भी अपनी मौजूदा शख्सियत पर जरा भी शक व शुबे का मौका फराहम न कर दूं। चुनाचे मैं ना चाहते हुए भी उन लोगों से घुल मिल कर गुफ्तगू करता रहा, अगरचे मेरी ज़हनी कैफियत उनकी कैफियत के बिल्कुल बरक्स थी। ताब मैंने अपने किसी भी अंदाजे से उन पर यह जाहिर ना होने दिया कि मैं उनमें से नहीं हूँ और ये एक बड़ी कामयाबी थी। मुझे एक नई मुहिम दरपेश थी और मैं अपना ज़हन इसकी तफसीलात पर मरकूज करना चाहता था, मगर इन लोगों की बातों की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि डेनिस पॉल गोल्डे की हैसियत से तिल अबीब में दाखिल होने के बाद मुझे क्या मौके मुयस्सर होंगे। ये बात बहरहाल तय थी कि ओलिव आवर तक पहुंचने के लिए मुझे हर मुमकिन कोशिश करना होगी। तहजीब मालिक एक्स का सुराग लगाने के लिए ओलिव हावर्डी सबसे अहम कड़ी थी। आखिरकार फिदाई सफर इख्तिताम को पहुंचा। हमारा त्यारा तिल अबीब एयरपोर्ट पर उतर चुका था। तिल अबीब एयरपोर्ट मेरे लिए अजनबी नहीं था। इसके अलावा डेनिस पॉल गोल्डे के बारे में काफी तफसीलात मेरे इल्म में आ चुकी थी। मुझे यकीन था कि इन तमाम मालूमात की रोशनी में उसके घर तक पहुंचने में जरा भी दुश्वारी मुझे नहीं होगी। हम में से किसी ने भी अपने मुतलकीन को अपनी आमद की इतला नहीं दी थी, लिहाजा एयरपोर्ट पर किसी को भी रिसीव करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। एयरपोर्ट से सही सलामत निकल जाना इस वक्त मेरे मिशन की बुनियाद बन गया था। मेरा मेकअप बहुत शानदार था, मेरे कागजात हर तरह से मुकम्मल थे, लेकिन उसके बावजूद नामालूम खदशात के सांप मेरे ज़हन में सरसरा रहे थे, मगर मैं अपने चेहरे से कुछ जाहिर नहीं होने दे रहा था। मैं जानता था कि मैं अंदेशों में घिरा हुआ हूँ, मगर मैं ज़हन में खुद ब खुद रेंग कर आने वाले ख्यालात से नहीं लड़ सकता था। इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचकर मैंने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर के अकब में मौजूद अफसर की तरफ बढ़ा दिया। ये एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए आखिरी मरहला था। मुझे यकीन था कि ये मरहला भी बखैर खूबी निमट जाएगा और उसके बाद मैं आज़ाद फिजा में अपनी मर्जी से काम कर सकूंगा। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पासपोर्ट मुझसे लिया और उसके सफ़ात पलटने लगा। उसकी तेज नजरें पासपोर्ट के मंदरजात पर तेजी से दौड़ रही थी। मेरी निगाहें उसकी मोहर की तरफ रींग गई जो उस अफसर के पास ही रखी हुई थी। वो तिल अबीब में दाखिले की मोहर थी जो मेरे पासपोर्ट पर लगना थी। गोया एक तरह से वो मोहर मेरे लिए कलीदी हैसियत रखती थी।
और मुझे मालूम था कि बस चंद ही लम्हों बाद वो अफसर मेरे पासपोर्ट पर मोहर लगा देगा। मैं पुरसुकून अंदाज में खड़ा उसे पासपोर्ट के सफ़ात पलटते देख रहा था। दफअतन वो रुक गया। पासपोर्ट के एक सफ़े पर वो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैं ये देखने से कातर था कि वो किस सफ़े पर रुका है। फिर उसने पासपोर्ट अपने साथी अफीसर की तरफ बढ़ाया और उससे सरगोशी में कुछ कहा। मेरा दिल अचानक ही बड़ी तेजी से धड़कने लगा था। मालूम नहीं इन्हें पासपोर्ट में कौन सी ऐसी चीज नजर आ गई थी जिसकी वजह से वो मेरे पासपोर्ट पर मोहर लगाने में तरद्दुद कर रहे थे। फिर दूसरे अफीसर की निगाहें मेरे चेहरे पर जम गई। वो पासपोर्ट पर लगी हुई तस्वीर और मेरे चेहरे का मुआवजा कर रहा था। मैंने अत्तल इम्कान पुरसुकून नजर आने की कोशिशें शुरू कर दी। मिस्टर डेनिस पॉल गोल्डे, इमिग्रेशन अफीसर ने चंद लम्हे बाद सवालिया लहजे में कहा। जी हाँ, मैंने पूरे इत्मीनान लहजे में जवाब दिया। ये मेरा मुकम्मल नाम है, आपको इंतजार करना होगा। उसने मेरा पासपोर्ट काउंटर की एक दराज में डालते हुए कहा। आप तशरीफ रखिए। उसने हाल की दीवार के साथ नस्ब सोफे की तरफ इशारा किया। मैंने उससे पूछना चाहा कि मुझे इस तरह रोके जाने की वजह क्या है। मेरे मुंह से आवाज ही ना निकल सकी। मेरा हल्क खुश्क हो रहा था। मैं मुर्दा से अंदाज में चलता हुआ एक सोफे पर ढेर हो गया। मैं पहला मुसाफिर था जिसके साथ ये सलूक किया गया था, वरना अभी तक उन्होंने हर मुसाफिर के पासपोर्ट पर बिला तरद्दुद मोहर लगा दी थी। मैं इसकी वजह समझने से कासर था। ग्रेस्टोन कंपनी का कोई भी मुलाजिम मेरी तरफ से मशकूक नहीं हुआ था, हालांकि वो सब लोग डेनिस पॉल गोल्डे के साथ बरसों से काम कर रहे थे। जब इतने करीबी लोग मेरी शख्सियत पर शक नहीं कर सके तो आखिर इसराइली इमिग्रेशन के हुकाम को क्यों मुझ पर शक हो गया? वो तो डेनिस पॉल गोल्डे से वाकिफ भी नहीं थे, पासपोर्ट भी जेली नहीं था, किसी मुकबरी का इम्कान भी नहीं था, इसलिए कि पूरे मामले में बेहद राजदारी बरती गई थी। मैं सोचता रहा और उलझता रहा। इसराइली इमिग्रेशन के हुकाम को गैबना तो नहीं माना जा सकता था। अलादीन का चिराग भी सिर्फ किस्से कहानियों की चीज है, वरना ये कहा जा सकता था कि चिराग के जिन ने इन्हें कोई खबर फराम कर दी हो। डेनिस पॉल गोल्डे इसी पासपोर्ट पर इसराइल से रवाना हुआ था, लिहाजा पासपोर्ट में किसी नुक्स के इम्कानात को भी देरे गौर नहीं लाया जा सकता था। इमिग्रेशन की कितार में अब सिर्फ चंद मुसाफिर रह गए थे। मैं जानता था कि इनसे फरागत पाते ही वो दोनों अफसरान मुनकर नकीर की तरह मेरे सर पर आज सवार होंगे। मैं इस बात से कतन लाइल्म था कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाने वाला है, लेकिन इतना अंदाजा जरूर था कि वो अभी सिर्फ मशकूक ही हैं, लिहाजा कोई हतमी कदम उठाने से कबल पूछगछ करेंगे। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि वो पूछगछ किस सिलसिले में होगी तो मैं खुद को उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश करता, वरना यहाँ तो हर तरफ तारीकी ही तारीकी थी। जरा देर बाद इमिग्रेशन काउंटर मुसाफिरों से खाली हो गया। मेरी निगाह उन दोनों अफसरान पर जमी हुई थी। काउंटर खाली होते ही उन्होंने दराज से पासपोर्ट निकाला और उसे खोलकर उस पर झुक गए। वो आपस में कुछ गुफ्तगू भी करते जा रहे थे। मैंने खुद को किसी बड़े हंगामे के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। अगरचे इस बात का इम्कान बहुत कम था, मगर मैंने फैसला कर लिया कि अगर इन्हें मेरी शख्सियत पर शक हो गया और नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वो मुझे गिरफ्तार करने लगे तो मैं इनसे टकरा जाऊंगा। इस फैसले पर मैं मुतमईन हो गया। कुछ देर बहस व तमीज के बाद दोनों में से एक अफीसर उठकर हाल में एक जानिब बने हुए कमरों में से एक तरफ बढ़ गया और उसके हाथ में मेरा पासपोर्ट दबा हुआ था, जबकि दूसरा अफीसर अपनी जगह पर ही मौजूद था। बज़ाहिर वो मेरी तरफ से गाफिल दिखाई दे रहा था, मगर मुझे मालूम था कि इस वक्त उसकी तमाम तर तवज्जो का मरकज मैं ही था। पहले अफीसर को मैंने एक कमरे में दाखिल होते देखा। उस कमरे के दरवाजे पर चीफ इमिग्रेशन अफीसर की तख्ती अवेजां थी। चंद ही लम्हों बाद वो कमरे से दोबारा बाहर आता हुआ दिखाई दिया। उसने दूरी से मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम्हें चीफ के सामने पेश होना है, उसने सपाट लहजे में कहा। मैं कोई जवाब दिए बगैर चीफ के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो भी मेरे अकब में कमरे में दाखिल हुआ था। ये एक ओस पैमाइश का एक ऑफिस था जिसमें बड़ी सी मेज के अकब में यूनिफॉर्म में मलबूस चीफ इमिग्रेशन अफीसर बैठा नजर आया। वो कवील जुस्सा आदमी था। उसकी आंखों से सख्त गिरी आया थी। मेरा पासपोर्ट उसके सामने खुला हुआ रखा था। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजरें मुझ पर जम गई। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे आर पार देख रहा हो, लेकिन मैंने अपने ओसान खता नहीं होने दे और बावकार अंदाज में आगे बढ़ा। उसकी मेज के नजदीक पहुंचकर रुक गया। मैं इस इम्तियाजी सलूक की वजह जानने से कासर हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी बेखौफी से कहा। सूरत-ए-हाल बेहद नाजुक थी और मेरी जरा सी बेहतियाती या कमजोरी मुझे किसी भी मुसीबत में फंसा सकती थी। मिस्टर डेनिस पॉल गोल्डे, वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला, तशरीफ रखिए। उसने मुकाबले वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया और मैं कुछ नाकाबिले फहम अल्फाज बुड़बुड़ाता बैठ गया। उसे मैं ये तासर देने की कोशिश कर रहा था कि मैं एक अमन पसंद शहरी हूँ जो इस ज्यादती पर झिंझला गया हो। मैंने नोट किया कि इमिग्रेशन अफीसर दरवाजे के नजदीक ही खड़ा था, यूं जैसे उसे शक हो कि मैं मौका मिलते ही
फरार होने की कोशिश करूंगा। आप तिल अबीब एयरपोर्ट से किस तारीख को रवाना हुए थे मिस्टर गोल्डे? चीफ ने सवाल किया। मैं इस सवाल का मकसद नहीं समझा। मैंने कहा, पासपोर्ट आपके पास है और आपके हक में बेहतरी होगा मिस्टर गोल्डे कि जो कुछ आपसे पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब दे। मैंने डेनिस से मुतल्लिक हर बात अलबर कर रखी थी, लिहाजा मुझे इस सवाल का जवाब देने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। मैंने बड़े इत्मीनान से वो तारीख उसे बता दी जिस तारीख को डेनिस पिछली बार तिल अबीब से रवाना हुआ था। चीफ ने मेरी बताई हुई तारीख एक कागज पर नोट की। ये सरासर ज्यादती है, मैंने एहतजाज किया। मुझे ये जानने का हक है कि मेरे साथ ये बर्ताव क्यों किया जा रहा है। चीफ ने मेरी बात नजरअंदाज कर दी और इमिग्रेशन ऑफिसर की जानिब कागज का टुकड़ा बढ़ाते हुए बोला, एयरलाइन रिकॉर्ड से मालूम करो कि इस तारीख को मिस्टर डेनिस पॉल गोल्डे तिल अबीब एयरपोर्ट से रवाना हुए थे। इमिग्रेशन ऑफिसर कागज का टुकड़ा लेकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद चीफ दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो हुआ। बात दरअसल ये है मिस्टर गोल्डे, उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया कि आपके पासपोर्ट पर तिल अबीब एयरपोर्ट से खुरूज की मोहर गैर वाज़ेह है और ये चीज शुबे में डाल देने वाली है। हमारे लिए ये इत्मीनान कर लेना जरूरी हो गया है कि इस मामले में कोई जेल साजी तो नहीं हुई। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि कोई संगीन नोयत की बात नहीं थी, वरना मेरा पूरा मंसूबा दरे का दरा रह जाता। मगर बज़ाहिर मैंने सख्त झिंझलाए हुए लहजे में उससे कहा, मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? यकीनन आपका कोई कसूर नहीं मिस्टर गोल्डे, मगर ये भी तो सोचिए कि हम इस सिलसिले में खास इंतजाम करते हैं कि कोई मोहर गैर वादे न रह पाए। ऐसे ही में अगर किसी पासपोर्ट पर इतनी मुबम मोहर पाई जाए कि ना तो उस पर तारीख पढ़ने में आ रही हो और ना ही एयरपोर्ट का नाम पढ़ने, तो बताइए हमारा रद्द अमल क्या होगा? मैं अपनी बात पर इसरार करूंगा। मैंने सख्त अंदाज में कहा, अगर मोहर गैर वाज़ेह है तो ये एयरपोर्ट के अमले का कसूर है। मेरी बात समझने की कोशिश करें मिस्टर गोल्डे, मुमकिन है आप ही की बात दुरुस्त हो, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि मोहर जेली हो और इस जेली मोहर की आड़ में कोई गलत मिशन, कोई गलत शख्स इसराइल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा हो। ये बात मेरी समझ से बालातर है। जेली काम करने वाला तो खुद को हर एतबार से शक्को शुबे से बालातर रखने की कोशिश करता है। ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स जेल साजी भी कर रहा हो और अपने लिए मशकूक फिजा भी पैदा कर दे? चीफ की आंखों में बेबसी के तासरात दिखाई दिए। वो लाजवाब हो गया था और मेरे लिए ये एहसास बहुत दिल खुशकन था कि मैंने एक यहूदी को शिकस्त दे दी। मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं बैठा हूँ, उसने कहा। मेरी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मुझे इन जिम्मेदारियों से किस तरह निमटना है, लेकिन मुझे जिस ज़हनी तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है उसके जिम्मेदार कौन होगा? मैंने कहा, अगर ये हमारे महकमे की गलती है तो जो शख्स भी इस गैर जिम्मेदारी का मुर्तकिब हुआ उसे सजा दी जाएगी। और आपको ये कैसे मालूम होगा कि इस गलती का जिम्मेदार कौन शख्स है? मैंने कहा, दरअसल मैं उसे चिढ़ा रहा था। मुझे कुछ वक्त उसके साथ गुजारना ही था। मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करता? अगर इस थोड़ी सी मोहलत से फायदा उठाकर मैं किसी यहूदी को ज़हनी अज़ियत में मुबतला कर सकता तो मैं क्यों चौंकता? यहूदियों को हर महाज पर जिक्र देना ही तो अब पूरी जिंदगी का मिशन बन गया था। मेरी तवक्को के मुताबिक वो चिड़चिड़ेपन की हुदूद में दाखिल हो गया था। गो के वो अपनी इस कैफियत को छुपाना चाह रहा था, मगर उसकी आंखें उसकी अंदरूनी कैफियत की भरपूर अक्कासी कर रही थी। एयरलाइन के रिकॉर्ड से इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि तुम कौन सी तारीख को यहाँ से रवाना हुए थे। अगर तुम्हारी बताई हुई तारीख दुरुस्त साबित हुई तो हम अपने रिकॉर्ड से ये मालूम कर लेंगे कि उस रोज कौन कौन से लोग ड्यूटी पर थे, और उसके बाद उनमें से इस बेपरवाही के मुर्तकिब शख्स को ढूंढ निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। फिर गालिबन उस शख्स को सजा भी दी जाएगी। मैंने पूछा, सख्त सजा दी जाएगी ताकि आइंदा कोई दूसरा शख्स ऐसी गलती का मुर्तकिब न होने पाए। एक मामूली सी कोताही पर कोई सख्त सजा देना क्या ज्यादती ना होगी? हरगिज नहीं, चीफ बोला। इसराइल की बका से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज अहम नहीं, और उसके लिए इसराइल में बसने वाले हर यहूदी को हमा वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा। बाज़ औक़ात किसी मामूली सी कोताही की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। ऐसी कोताही का तदराक करने के लिए सख्त सजाएं बहुत जरूरी हैं ताकि दूसरे लोग मोहतात रहें और आइंदा के लिए ऐसी कोताहियों का तदराक किया जा सके जो मुल्क की सलामती को खतरे में डालने का बायस हो। मैं दिल ही दिल में हंस पड़ा। ये भी किस्मत की अजीब सितम ज़रीफी थी कि वो इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन से ये बातें कर रहा था। दिल में तो मैं बेहद खुश था, मगर उससे तशवीशनाक लहजे में बोला, क्या ये मुमकिन नहीं कि इसराइल का कोई दुश्मन एजेंट जेली पासपोर्ट पर सफर करता हुआ मुल्क में दाखिल हो जाए? ये कतई नामुमकिन है मिस्टर गोल्डे, उसने बड़े यकीन भरे अंदाज में कहा। मुझे उसके जवाब से कुछ ज्यादा हैरत नहीं हुई, मगर मेरे ज़हन में यह मालूम करने का तजस्सुस जरूर पैदा हो गया कि उन्होंने इस सिलसिले में क्या एहतियाती तदाबीर कर रखी हैं। नामुमकिन तो खैर दुनिया में कुछ नहीं होता। मैंने उसे उकसाया, ना होता होगा
मगर हमने इसकी इतनी रोकथाम कर रखी है कि इसराइल के किसी भी पोर्ट से कोई शख्स जेली पासपोर्ट पर तो इसराइल की हदूद में दाखिल नहीं हो सकता। उसने कहा, मैं तफसील तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि इसराइली इमिग्रेशन के मुलाजमीन जेली पासपोर्ट को सिर्फ एक ही निगाह देख कर ही परख लेते हैं। मैंने मजीद कुछ मालूमात हासिल करने के लिए उस पर जोर नहीं दिया। मेरे लिए ये एक ही बात काफी थी। कुछ देर वहाँ खामोशी तारी रही, फिर यह खामोशी उस वक्त टूटी जब इमिग्रेशन ऑफिसर कमरे में वापस आया। एयरलाइन के रिकॉर्ड से मेरी बात की तस्दीक हो गई थी। अब चीफ के अंदाज से शर्मिंदगी जाहिर होने लगी थी। उसने इमिग्रेशन ऑफिसर को मेरे पासपोर्ट पर दखूल की मोहर लगाने की हदायत की और मुझसे बोला, आपको जो जहमत हुई उसके लिए हम आपसे माजरत करते हैं। कोई बात नहीं, मैंने शाहाना अंदाज में हाथ उठाकर कहा और उसके कमरे से बाहर निकल आया। कुछ देर में फातिहाना जज्बे से सरशार एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। तिल अबीब एयरपोर्ट से बगैर खूबी इसराइल में दाखिल हो जाना मेरे मंसूबे का बुनियादी जुज था और मेरी आइंदा कामयाबी या नाकामी का दारोमदार इसी में पोशीदा था कि किसी पर मेरी शख्सियत जाहिर न होने पाए। इस मरहले से कामयाबी से गुजर जाने के बाद मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैंने 50% बाजी जीत ली हो। एयरपोर्ट के बाहर टैक्सियां मौजूद थी। कबल इसके कि मैं किसी टैक्सी वाले से बात करता, एक टैक्सी तेजी से मेरे करीब आकर रुक गई। टैक्सी ड्राइवर ने नीचे उतरकर मोदबाना अंदाज में मेरे लिए टैक्सी का दरवाजा खोल दिया। मैं उसे डेनिस पॉल के घर का पता बताकर टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी तिल अबीब की सड़कों पर फर्राटे भर रही थी और मेरा ज़हन फिजाओं में परवाज कर रहा था। मैं अपने लिए आइंदा का लाया अमल तरतीब देने में मसरूफ था। मुस्तकबिल करीब में मुझे बड़े कठिन वक्त का सामना था। डेनिस पॉल गोल्डे के बारे में अगरचे मुझे काफी मालूमात हासिल हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं किसी खुशफहमी में मुबतला नहीं हुआ था। मुझे मालूम था कि खुद को उसके घर में डेनिस पॉल गोल्डे की हैसियत से मनवाने के लिए मुझे कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। जरा सी भी बेहतियाती या गैर हाजिर दिमागी मेरी अब तक की मेहनत पर पानी फेर सकती थी। उसके बाद अब मुझे ओली बाबड़ को तलाश करना था जिसके जरिए तहदीब मालिक एक्स तक पहुंचा जा सकता था। मैं अपने ख्यालात में डूबा रहा। फिर मैं उस वक्त चौंका जब टैक्सी एक झटके से रुक गई। मैंने टैक्सी से बाहर निगाह डाली। टैक्सी एक बंगले के सामने रुकी थी। ताज्जुब खेज बात यह थी कि आसपास कोई और मकान नहीं था। फासले फासले पर कुछ और बंगले भी दिखाई दे रहे थे। गोया ये कोई ऐसा इलाका था जो अभी पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। कहीं कहीं जेर तामीर मकानात भी नजर आ रहे थे। मैं हैरान अंदाज में ड्राइवर की तरफ मुतवज्जो हुआ जो टैक्सी से उतरकर अकबी दरवाजा खोल चुका था। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? मैंने उससे पूछा। मैंने इससे कबल डेनिस पॉल गोल्डे की रिहाइश का नहीं देखी थी, लेकिन मुझे मालूम था कि वो इसकी रिहाइश गाह नहीं है, इसलिए कि वो तो फ्लैट में रहता था और ये एक बंगला था। नीचे उतर आओ, टैक्सी ड्राइवर ने पुरसुकून लहजे में कहा। उसके हाथ में स्याह नाल वाला खौफनाक रिवाल्वर था जो मेरी जानिब उठा हुआ था। मेरे पास उसकी हदायत पर अमल करने की सिवा कोई चारा नहीं था। मैं खामोशी से उतर गया। अब पीछे मुड़कर देखे बगैर बंगले में दाखिल हो जाओ, उसने अगला हुक्म सादर किया। मैंने बेचूच राह अमल किया। उसके तेवर बहुत खराब थे। मुझे यकीन था कि मेरी मामूली सी हरकत पर वो गोली चलाने से जरिए नहीं करेगा। वो मेरे अकब में मुझसे कुछ फासले पर चल रहा था। 2 कमरों से गुजरकर हम एक बड़े कमरे में दाखिल हुए। अपनी वुसअत के एतबार से ये कमरा एक बड़ा हाल मालूम हो रहा था। इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था। चंद संगी बेंचें थी जो दीवारों के साथ बनी हुई थी। हाल के वक्त में पहुंचने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रुकने का हुक्म दिया। मैं रुक गया। अब मेरी तरफ पलटो, उसने कहा। मैं उसकी तरफ पलटा। रिवाल्वर बदस्तूर उसके हाथ में मौजूद था जिसका रुख मेरी ही जानिब था। मैंने पहली बार बागौर उसका जायजा लिया। उसका कद 6 फीट से कुछ निकलता हुआ था। जिस्म कसरती था और उसकी आंखों से बेपनाह तवानाई जाहिर हो रही थी। उसकी उम्र 28 साल के लगभग रही होगी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने सख्त लहजे में उससे पूछा। तुम्हारा नाम मालूम करने के लिए, उसने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। टैक्सी ड्राइवर के बेस में तुम शायद कोई लुटेरे हो, लेकिन याद रखो तुम मुझे आसानी से लूट नहीं सकोगे, मैंने उससे कहा। इस अजीबो गरीब सूरत हाल ने मुझे शदीद उलझन में मुब्तला कर दिया था। मैं ये अंदाजा लगाने से कातर था कि वो कौन है और मुझे इस तरह यहाँ लाने से उसका क्या मकसद हो सकता है। वाहिद इम्कान यही था कि वो कोई लुटेरा है जो बाहर से आने वाले मुसाफिरों को इस तरह लूट लेता है, बस या और कुछ, उसने तंजिया लहजे में कहा। और ये कि तुमने मुझे लूटा तो मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। वाह, वो जोर से हंस पड़ा। इसे कहते हैं चोरी और सीना जोरी। फिर वो सख्त लहजे में बोला, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था। मेरे होश उठ गए। मेरा अंदाजा गलत था। वो कोई लुटेरा हरगिज नहीं हो सकता था। लुटेरे यूं नाम नहीं पूछा करते। लेकिन सवाल ये था कि फिर वो है कौन
और उससे भी बढ़कर तशवीशनाक बात यह थी कि वो मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रहा था। यानी वो किसी वजह से मेरी तरफ से मशकूक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद ये सवाल अपनी जगह पर बदस्तूर मौजूद था कि एक टैक्सी ड्राइवर को किसी भी शख्स से क्या गरज हो सकती थी। तुम एक पुरअमन शहरी को हद से बेजा में रखने के मुर्तकिब हो रहे हो, मैंने चिड़चिड़ेपन से कहा। अब अगर तुमने कोई फजूल बात की तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। उसके बाद बेशक तुम पुलिस में मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देना। उसने टाइगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ा दिया। मेरा नाम डेनिस पॉल गोल्डे है, मैंने बुखला कर कहा। उससे कुछ बैद नहीं था कि वो गोली चला ही देता और मुझे यूं बेबसी की मौत मरना हरगिज नहीं गवारा था। अपना असल नाम बताओ, वो गर्रा कर बोला। ये मेरा असल नाम है, मैंने बेखौफी से कहा। तुम चाहो तो मेरा पासपोर्ट देख सकते हो। मैंने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। हाथ जेबों से दूर रखो, उसने मुझे वार्निंग दी। मुझे मालूम है कि तुम गैर मुसल्ला हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें जेबों में हाथ डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुझे ये भी मालूम है कि पासपोर्ट तुम्हारा वही नाम दर्ज है जो तुमने मुझे बताया, लेकिन मैं तुम्हारा असल नाम जानना चाहता हूँ। असल नाम और क्या होता है? मैंने पूछा। वो जो उसके वालिदैन रखते हैं या फिर वो जिससे आदमी पहचाना जाता है। मैं यूगोस्लाविया में पैदा हुआ और मेरे वालिदैन ने मेरा नाम। फजूल बकवास मत करो, वो दाड़ा। सीधी तरह बता दो कि तुम कौन हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने बेबसी से कहा। वो मुझे तेज नजरों से घूरने लगा। मुझे पहचानते हो? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा। ओह, तो ये बात थी। मैंने तवील सांस लेकर सोचा। वो यकीनन डेनिस पॉल गोल्डे का कोई वाकिफकार था और जब मैंने उसे नहीं पहचाना तो वो मेरी तरफ से मशकूक हो गया। यहाँ तक तो कोई खास बात नहीं थी, मगर उसका तरीकाकार मुझे खतरे का एहसास दिला रहा था। कोई आम आदमी इन ज़हमतों में नहीं पड़ता, वो तो मौके ही पर अपने जज्बात का इजहार कर देता है। मुझे इसका रवैया याद आ गया। वो एयरपोर्ट पर अपनी टैक्सी लेकर मेरी तरफ आया था, फिर वो टैक्सी से उतरकर मेरी तरफ बढ़ा था। जब मैंने फिर भी उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी थी तो उसने मेरे लिए टैक्सी का दरवाजा खोल दिया। हालांकि इसे इज़हारे हैरत करना चाहिए था, मगर उसने मेरी तरफ से मशकूक होते ही फौरी तौर पर न सिर्फ ज़हन में कोई मंसूबा तरतीब दे लिया बल्कि इस पर अमल भी कर डाला। और ऐसा वही शख्स कर सकता था जो बाकायदा तरबियत याफ्ता हो। अब मुझे खतरे का शिद्दत से एहसास हुआ। मेरी डेनिस पॉल गोल्डे वाली हैसियत खत्म होने का मतलब था कि मेरा पूरा मंसूबा तबाह हो जाता और ये मुझे किसी कीमत पर भी मंजूर नहीं था। अपनी मौजूदा शख्सियत को बरकरार रखने के लिए अब इसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था, लेकिन उसके लिए मुझे मौका मिलना जरूरी था। वो बहुत चौकस नजर आ रहा था और फिलहाल इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि मुझे कोई मौका मिल सकेगा। लिहाजा ये जरूरी हो गया था कि उसे किसी सूरत से बातों में उलझाकर मौका तलाश किया जाए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैंने चेहरे पर उलझन के तासरात पैदा करते हुए कहा। और तुम खुद को डेनिस पॉल गोल्डे होने का दावा कर रहे थे, उसने मजाक करते हुए कहा। चलो खैर, मैं तुम्हें अपना नाम बताए देता हूँ, शायद मेरा नाम सुनकर तुम्हें कुछ याद आ जाए। मेरा नाम लाफिस है। मैंने बड़ी तेजी से अपनी यादाश्त खंगाल डाली, मगर मैं इस नाम के किसी आदमी से वाकिफ नहीं था। डेनिस पॉल गोल्डे ने इस नाम के किसी आदमी का जिक्र नहीं किया था और ना ही उसके कागजात में ऐसा कोई जिक्र मिला था। नहीं याद आया? लाफिस कहकर लगाकर बोला। तुम्हें अपनी बीवी के कजन का नाम तक याद नहीं रहा? और कजन भी कौन, जो तुम्हारी शादी से कबल तुम्हारी बीवी का मंगेतर रह चुका हो? मैं दम बखुद रह गया। वाकई बड़ी नाकाबिले यकीन बात होती अगर डेनिस पॉल गोल्डे अपनी बीवी के ऐसे कजन को भूल जाता। मैं सख्ते के आलम में खड़ा इस सूरत हाल से निमटने की कोई तदबीर सोचने लगा, लेकिन खामोश रहने से काम नहीं चल सकता था। कुछ ना कुछ बोलते रहना जरूरी था। चुनाचे मैंने उससे पूछा, तुम यहीं रहते हो? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ और डेनिस कई बार यहाँ भी आ चुका है। तब तो तुम कोई जराइम पेशा आदमी मालूम होते हो, क्योंकि कोई टैक्सी ड्राइवर तो इतनी बड़ी कोठी में रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने उससे कहा, टैक्सी चलाते हुए तो मुझे सिर्फ चंद रोज हुए हैं। एयरपोर्ट से आने वाले लोगों की निगरानी के लिए मुझे ये काम सौंपा गया है। निगरानी? मैंने हैरत से कहा। हाँ, वो बाईं आंख दबाकर मुस्कुराया। मैं इस्राएली इंटेलिजेंस सर्विस का एक एजेंट हूँ और आजकल मेरे सुपुर्द यही काम है कि अगर कोई काली भेड़ मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करे तो उस पर निगाह रखूं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हाल की छत मेरे सर पर आ पड़ी हो। किस्मत ने मुझे इस्राएली इंटेलिजेंस के एक एजेंट के चुंगल में फंसवा दिया था। ये सूरत हाल तो मेरे अंदाजे से भी कहीं ज्यादा संगीन थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैंने उससे पूछा। ताकि तुम्हें अपने महकमे के हवाले करने से कबिल तुम्हारी असलियत से आगाह हो जाऊं। उसके एक ही जुमले ने मुझ पर हकीकत अया कर दी थी कि वो मुझे जान से नहीं मारेगा। इस ख्याल ने मुझे पूरी तरह पुरसुकून कर दिया। अब मैं उस पर काबू पाने के लिए कोई तरकीब सोच सकता था। तुम एली के कजन हो, क्या वो तुम्हारी सरकारी हैसियत से वाकिफ है?
नहीं, मेरी सरकारी हैसियत से तो कोई भी वाकिफ नहीं है, लेकिन अब तुम जल्दी से बता दो कि तुम यहाँ क्या अज़ाइम लेकर आए हो। तुम यूं करो कि मुझे गोली मार दो और उसके बाद मेरी लाश से पूछगछ करते रहना। मैं बेखौफी से बोला, मुझे मालूम था कि तुम यूं नहीं मानोगे। उसने रिवाल्वर मेरी तरफ उछाल दिया, जिसे मैंने कैच कर लिया। इसराइल के दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि इसराइली एजेंट उनके लिए लोहे के चने साबित होंगे। मैं रिवाल्वर को बड़े गौर से देख रहा था। वो नकली रिवाल्वर था, सिर्फ धमाके करने वाला। मुझे गुस्सा आ गया, क्या तुम्हारी हुकूमत इतनी कंगाल हो गई है कि अपने एजेंट को असली रिवाल्वर भी फराम नहीं कर सकती? असले पर वो लोग भरोसा करते हैं जिन्हें अपनी कुव्वत बादू पर यकीन नहीं होता। लाफ्स नखुवत बड़े अंदाज में बोला, अगर तुम लोगों को अपनी कुव्वत बादू पर इतना इनाद है तो इस नकली रिवाल्वर की क्या जरूरत है? ये तो हम सिर्फ मसलतन रख लेते हैं ताकि किसी पुरहुजूम मकाम पर किसी शख्स को खौफजदा करके काबू में किया जा सके, वरना इसराइल के मुखालफिन तो सदा के बुज़दिल हैं। अगर वो ऐसे ही बुज़दिल हैं तो तुम एयरपोर्ट की निगरानी क्यों कर रहे थे? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। बाज बुज़दिल लोगों के सर में खुदकशी करने का सौदा भी समा जाता है और खुदकशी करने के लिए इसराइल चले जाते हैं। ऐसे लोगों की सरकोबी करना भी तो जरूरी है। तुम्हारा ख्याल है कि मैं बुज़दिल हूँ और खुदकशी के इरादे से यहाँ आया हूँ? मैंने कहा और होंठ भींच लिए। हाँ, और ऐसे लोगों को मैं अहमक समझता हूँ। दुश्मन को कमजोर समझना बजाय खुद एक हमाकत है। मैंने नासिहाना अंदाज में कहा, मैं ऐसी फरसूदा बातें नहीं मानता। मेरी दानिश में तो कमजोर को ताकतवर समझना हमाकत है। तुम एक कुंज़ेन हो और बड़बोले शख्स हो। जिस शख्स ने तुम्हें इस अहम महकमे में भर्ती किया है, मेरे ख्याल में वो इस सदी का सबसे बड़ा अहमक है। मैंने उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश की और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो। मैंने 5 साल तक मार्शल आर्ट की तरबियत ली है। कमाल है, मैंने हैरत से पलकें झपकाई। मुझे नहीं मालूम था कि इसराइल में जबान चलाने के फन को मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। अगर ये तुम्हारी बात ये मान ली जाए तो हमारी तरफ की औरतें तो पैदाइशी तौर पर मार्शल आर्ट्स की माहिर होती हैं। अभी जब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा। वो आपे से बाहर होकर बोला, कसाई भी हो। मैंने हंसकर कहा, मगर मैं पूरी तरह होशियार था। मुझे मालूम था कि वो किसी भी लम्हे मुझ पर हमला कर बैठेगा और मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ। मेरा जुमला खत्म होते ही उसने मुझ पर छलांग लगा दी थी। मैं भी बिजली की सी तेजी से बाईं जानी भटा, साथ ही मेरी दाईं टांग ने हरकत की। मैंने पूरी कुव्वत से उसके पेट पर लात दे मारी। उसके मुंह से करबनाक आवाज निकली और वो पेट पकड़े हुए मुंह के बल जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन उसके बाद जितनी तेजी से उठकर वो मुझ पर झपटा, वो भी मेरे लिए हैरान कुन था। उसके पेट पर पड़ने वाली लात मामूली कुव्वत की नहीं थी। मैं उसकी जिस्मानी कुव्वत का मोतरफ हो गया। उसका दूसरा हमला बड़ा शदीद था। अगर मुझसे लम्हा भर की भी चूक हो जाती तो उसने मुझे रगीद कर रख दिया होता, लेकिन मैं बर वक्त उसे झुकाई देने में कामयाब हो गया था। मैंने न सिर्फ उसे झुकाई दी थी बल्कि उसे एक लात और भी रसीद कर दी थी। इस बार हदफ की कमर थी। लात खाकर वो अपने इस जोर में आगे बढ़ते हुए लड़खड़ाया और एक बार मुंह के बल जमीन पर ढेर हो गया। मुझे अंदाजा था कि वो फिर उठकर मुझ पर हमला आवर होगा, मगर मैं उसे मजीद कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं था। उसके जमीन पर गिरते ही मैंने उस पर छलांग लगाई और उसकी बगलों में से हाथ डालकर उसकी गुद्दी में कैंची डाल दी। अब पोजीशन ये थी कि मैं उसकी पुश्त पर सवार था और उसकी गर्दन मेरे काबू में थी। उसके लिए हिलना जुलना नामुमकिन हो गया था। अगर वो जोर लगाकर गर्दन छुड़ाने की कोशिश करता तो उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट सकती थी। वो भी इस बात से बखूबी वाकिफ था, इसलिए उसने हाथ पैर डाल दिए थे। मैंने जोर लगाकर उसका सर जमीन से जरा सा बुलंद किया और फिर उसे फर्श पर दे मारा। उसका मुंह कमरे के पुख्ता फर्श से टकराया। चट्टाख की जोरदार आवाज के साथ उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया। मैंने अपना यही अमल कई बार दोहराया। उसके मुंह से चीखें और कराहें खारिज हो रही थी। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। शायद उसके कई दांत भी टूट गए थे। जब मुझे यकीन हो गया कि अब उसकी कुव्वत मज़ाहमत दम तोड़ चुकी है तो मैंने उसे छोड़ दिया। एक तरफ हटकर मैंने उसे बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा रखा था। खून उसकी ठोड़ी पर से होकर उसकी कमीज पर गिर रहा था। उसके हाथों पर से होकर उसकी कूनियों से पहलुओं में कपड़ों में जज्ब हो रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि दुश्मन को कमजोर समझना नादानी होती है। मैंने उससे कहा, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। शायद उसने मेरी बात सुनी ही नहीं थी। अगर सुन ली थी तो उसमें बोलने की ताकत नहीं रह गई थी। उसकी हालत बहुत कमजोर लग रही थी। वो अपनी जगह खड़ा आगे पीछे झूल रहा था। लगता था कि बस अब किसी भी लम्हे जमीन बोझ हो जाएगा, मगर मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं थी। वो न सिर्फ यहूदी था बल्कि एक गासिब ममलिकत का एजेंट भी था। तुम तो कह रहे थे कि तुमने 5 साल तक मार्शल आर्ट की तरबियत ली है। मैं सख्त अंदाज में बोला,
इस बार उस पर मेरे जुमले का रद्द अमल जाहिर हुआ। उसने अपने दोनों हाथ मुंह पर से हटाए और अपनी जगह तन कर खड़ा हो गया। उसका खून आलूद चेहरा बड़ा भयानक हो रहा था और उसकी नाक और मुंह से अब भी खून बह रहा था, मगर अब वो खून कदरे गाढ़ा हो चला था। तुम मेरा असल नाम जानना चाहते थे ना? मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें अपना नाम जरूर बताऊंगा। हमारे यहाँ सजाए मौत के मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश का बेहद एहतराम किया जाता है। तुमको मैंने जिंदगी से महरूम कर देने का तहिया कर लिया है, चुनांचे अब तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करना मुझ पर लाजिम हो गया है और मेरा नाम है अली यार खान। उसका जिस्म यूं लर्जा जैसे उसे करंट लग गया हो।